बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम लंदन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं डाइपोल फोर्सेस होती हैं, अनड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं और आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और डाइपोल अनड्यूस डाइपोल फोर्सेस यानी कि डी बाई फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने सीखा कि जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं और डाइपोल अनड्यूस डाइपोल फोर्सेस जो हैं अगर हमारे पास मिक्सचर हो पोलर एंड नॉन पोलर गैसेस का तो उसमें मौजूद होती हैं डाइपोल अनड्यूस डाइपोल फोर्सेस। If we have a mixture of non-polar gases, तो non-polar गैस क्या होती है कि ऐसी गैस, ये non-polar मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल होता है। ये आपके पास हो गया non-polar मॉलिक्यूल और इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। जब टर्म सिमेट्रिकल आ जाए तो उसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दी न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, यानी कि नॉन पोलर गैसेस में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होता है। एक हमारे पास और जो है वो मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास हीलियम का है और हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अच्छा, वैसा कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इन कॉन्टैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करें। ठीक है, जब वो रिपेल करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स में ये सूरत हाल कायम हो जाएगी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में भी डिस्पर्शन हो जाएगी और इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में भी डिस्पर्शन हो जाएगी। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जिस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादा होगा उस साइड पे नेगेटिव चार्ज, और जिस पे जो है वो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये रिपल्शन की वजह से जो मसलन दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को रिपेल किया तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो गए, उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले सिमेट्रिकल था लेकिन अब क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। अब ये जो पोलैरिटी इसमें डेवलप हुई है इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये अपने से, मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, अब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर भी पोलैरिटी आ जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। इसको हम कहेंगे अनड्यूस डाइपोल। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने नेबरिंग मॉलिक्यूल में क्या कर दिया, डाइपोल को अनड्यूस कर दिया। इसी तरह ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा अपनी बैक साइड पे जो मॉलिक्यूल होगा उसमें पोलैरिटी जो है वो अनड्यूस कर देगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इस तरह है कि ये वाला अगर इसको हम रोक दें
इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्टिल कर दें, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब नीचे आएगा तो नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, इधर आएगा तो इधर वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, तो लिहाजा ये नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिव पोल्स आपके वो हमेशा स्टिल रहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रिमूव करता रहेगा। अच्छा, अब देखें ये वाला जो मॉलिक्यूल है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के ज़रिए से, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। कि ये वाला आपके पास क्या था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये वाला क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डेवलप हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या सिंपली इसको लंदन फोर्सेस जो है वो कहा जाएगा, लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि पहले उसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल को अफेक्ट करके उसके अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस जो है वो कर देगा, डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। ठीक हो गया। तो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो पोलर हों चाहे वो नॉन पोलर हों, तमाम अक़साम के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं। इट इज़ बिकॉज द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह क्या है कि जो डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स में होती है, चाहे वो पोलर हों चाहे वो नॉन पोलर हों। और दूसरी हम बात करते हैं कि ये जितनी जल्दी डेवलप होती हैं उतनी जल्दी ही वैनिश हो जाती हैं, यानी कि वीक फोर्सेस ये होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अच्छा, अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी लंदन फोर्सेस, अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। तो सबसे पहला इसका फैक्टर होगा एटॉमिक साइज, कि जितना मॉलिक्यूल में एटम्स का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही लंदन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से, ये मसला एक मॉलिक्यूल है आपके पास, इसका जितना साइज़ बड़ा होगा इसकी डिस्पर्शन जो है वो उतनी ही आसान हो जाएगी। इसकी डिस्पर्शन से मुराद इसमें पोलैरिटी का पैदा होना उतना ही इजी हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो कम होगी, डिस्पर्शन विल बी इजी एंड मोर विल बी दी लंदन फोर्सेस। तो जितना एटॉमिक साइज़ जो है वो बड़ा होगा उतनी ही डिस्पर्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इसी सेंस में एक सवाल आता होता है कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम क्यों ज़्यादा होता है, कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस increases down the group। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं, 8वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो 8वें A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, और ये ऐसी गैसेस हैं जो मोनो एटॉमिक होती हैं, यानी कि एक ही एटम पर मुश्तमिल होती हैं। तो अब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो ज़्यादा हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पोलराइजेबिलिटी से मुराद एक्सटेंड टू पोलराइज, उसमें पोल्स क्रिएट होना इजी हो जाएंगे, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी डिस्पर्शन इजी होगी,
उतनी ही लंदन फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम किस लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादा होती है, ईजी हो जाती है, और जितनी ईज़िली डिस्पर्शन होगी उतनी ही लंदन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जो है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें 7A ग्रुप के एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स में शामिल हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर देखा जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं ये गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब ये जो फेज शिफ्टिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अब हमें पता है कि 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ के बड़ा होने की वजह से डिस्पर्शन ईजी हो जाती है, लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और फेज शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी कि पहले 2 मेंबर गैसेस हैं क्योंकि इनमें वीक लंदन फोर्सेस होती हैं, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होता है तो इसलिए लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जबकि आयोडीन में साइज़ ज़्यादा बड़े होने की वजह से लंदन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और इसका फेस जो है वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया एटॉमिक साइज़ कि जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का साइज़ बड़ा होगा, उतनी ही लंदन फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अब अगला फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो लंदन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा क्यों होंगे। देखिए जी, आपके पास है इथेन C2 और H6 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CI3 और CI3, ये आपके पास आ गया जी इथेन, और एक आपके पास है जी हेक्सेन। ये आपके पास आ गया हेक्सेन। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, इथेन का या हेक्सेन का। तो हम कहेंगे कि हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा इथेन के मुकाबले में। उसकी वजह क्या है कि हेक्सेन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से डिस्पर्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ईजी हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो लंदन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो लंदन फोर्सेस के ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्टर क्या हो गया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, उतनी ही लंदन फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। और दूसरी वजह ये है कि इसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स हैं और हेक्सेन के अंदर जो हैं वो 6 कार्बन के एटम्स हैं। इट विल प्रोवाइड अ मोर फैसिलिटी टू इंटरेक्ट विद दी अदर मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई हेक्सेन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी इथेन। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी कि लंदन फोर्सेस थी और इनके ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।